नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा घड़ी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आर.एस.एन. सिंह सर। आज जेडी वॉन्स पहुंचे हुए हैं पाकिस्तान। उसी तरफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान अरागाची वो भी पहुंचे हुए हैं। इस बीच में एक सबसे बड़ा मुद्दा सभी ने मिस कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर भी भूचाल मचा हुआ है। जानते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार नमस्कार गायत्री। सर, इसमें एक जो सबसे बड़ा मुद्दा, जो सबसे बड़ा पॉइंट मिस किया जा रहा है, दैट इज द लेबनान पॉइंट, जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे मेरे से ऑफ द रिकॉर्ड। और पाकिस्तान में गोलियां चल गई हैं इस वक्त। जी, ओवर टू यू सर। हाँ, ये इस बात को जरूर मिस किया जा रहा है कि ये जो वार्ता जिसकी बात चल रही है यूएस में होगी, इजराइल और लेबनान के बीच में, उसमें हिजबुल्लाह शामिल नहीं होगा। वो जो जो लेबनीज गवर्नमेंट जो है उसके नुमाइंदे होंगे। और पर क्या है कि जी, अटैक तो सर हिजबुल्लाह करता रहा है हमेशा। वही मैं कह रहा हूं ना, वही मैं कह रहा हूं कि एक्चुअली जो वहां की डिस्पेंसेशन है वो इट इज फेड अप ऑफ हिजबुल्लाह। इट इज द स्टेट विद इन अ स्टेट। अब आप सोचो कि कोई जो लेजिटिमेट सरकार है वो कैसे लाइक करेगी जो उसके रोल को पूरा यूसअप कर ले। तो इजराइल विल नॉट नेगोशिएट विद स्टेट विद इन अ स्टेट। और एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन हुआ क्या है कि देखिए, वहां के लेबनीज प्रेसिडेंट है ये जोसेफ ऑन, और उनका पीएम है एक नवाब सलाम, बेसिकली एन एक्स डिप्लोमेट। तो ये लोग ये दे आर फेड अप ऑफ दिस गाइस बिकॉज दे, देखिए 55% लोग, मतलब बाय बाय द लास्ट काउंट जो मेरे सामने है, 55% पीपल आर अगेंस्ट द हिजबुल्लाह, और मे बी मोर इसके बाद से जो पिछले कुछ महीनों में हुआ है। दे फील कि भैया इनके कारण ही पूरे देश में ये इतनी अफरा तफरी मची हुई है। दे आर द मेजर कॉज ऑफ मेजर हिंड्रेंस टू स्टेट स्टेबिलिटी। और ये इनका जो धीरे 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 2005 के बाद इनका इन्फ्लुएंस और बढ़ता गया। फिर ये कैबिनेट में कुछ सीट्स जबरदस्ती मतलब इंटिमिडेट करके ले लेते थे। उसके बाद मतलब दे हैड आल्सो बिकम्स emerging एज अ पॉलिटिकल वेट। तो वो तो खुद फेडअप है। तो इसलिए वो कहा गया कि भाई हमको हिजबुल्लाह वगैरह से बात नहीं करनी है, वी आर डीलिंग विद देम जैसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को डील किया जाता है। एंड हु इज डिस्टेबलाइजिंग ऑल दीज इयर्स, हु हैज डिस्टेबलाइज्ड हिजबुल्लाह, सॉरी, लेबनान, ईरान। एक इतना खूबसूरत देश जिसको मतलब लोग कहते थे कि भाई ये तो बेरूत को तो पेरिस कहा जाता था। इतना खूबसूरत देश खत्म कर दिया इन लोगों ने जब से ये फंडामेंटलिस्ट इस्लाम ऑफ ईरानियन वेराइटी का साया पड़ा, और वो देश बर्बाद हो गया। धीरे 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 फ्रॉम क्रिश्चियन टू इट बिकेम इस्लामिक, ऑलमोस्ट एन इस्लामिक कंट्री। तो ये बातचीत वहां, ये ये बातचीत होगी इनके और इनके बीच में। अब क्या है कि इजराइल ने तो कहा होगा कि भाई हम, ईरान ने इस पर वो इन पर प्रेशर डाला होगा पाकिस्तानी को कि नहीं, इजरायलीज को भी बुला और हिजबुल्लाह को भी साथ बैठाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा हिजबुल्लाह से तो कुछ लेना ही देना नहीं है, हम तो लेबनान के साथ बात करेंगे। अब वहीं पर बात अटक गई। अब बात अटक गई तो कोई स्केप रूट चाहिए था। तो स्क्रिप्ट रूट चाहिए था तो ख्वाजा आसिफ से वो ट्वीट करवा दिया कि ये तो बहुत नालायक देश है, ये तो कर्ज है, कैंसर है, इत्यादि इत्यादि। अब जिसके साथ आप निगोशिएटिंग टेबल पे आने वाले हो उसको आप कैंसर और ये बोलोगे तो जाहिर सी बात है कि आप नहीं चाहते थे कि वो मतलब एक बहाना मिले कि क्यों नहीं आ रहे भाई, तो ख्वाजा आसिफ ने गाली दे दिया। ठीक है,
ख्वाजा आसिफ ने गाली दे दिया आपके यहाँ जो शिया पॉपुलेशन, शिया क्या जो भी मतलब ये उम्मा वाले हैं, बड़े खुश कि देखिए स्टैंड लिया, मतलब इसको कलर दे दिया एंटी जूइज्म का, एंटी जैनिज्म का। और वो एक स्केप रूट था, एक पॉलिटिकल स्केप। दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि ये ऐसे नहीं है कि वो उठ के कुछ बोल दिया। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको ये बोला था, वो बाकायदा ट्वीट किया है, सोच समझ के ट्वीट ट्वीट किया है। तो ये जो भी इसका इन्फ्रेंस ये लगाया जा सकता है कि जो कुछ भी बातचीत होगी वो वेस्ट एशिया को लेकर नहीं है। आपको मैं इतना बता रहा हूं। सर फिर किसको लेकर है? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि वेस्ट एशिया की अगर बातचीत होती तो उसमें तो बहुत इंपैक्टेड प्लेयर्स है, पूरे जीसीसी कंट्रीज इसमें इंपैक्टेड है, उनका भी कोई नुमाइंदा होता वहां, उनको उनकी भी बात सुनी जाती। अगर ये सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच में हुए है और मुद्दा सिर्फ एक रहेगा, वो छोड़ दीजिए वो कि तू एनरिचमेंट करेगा और मैं अलाउ कर दूंगा तुमको एनरिचमेंट करना, और ये वो अमेरिका के क्या अलाउ करने से फिर इसराइल छोड़ देगा और वो कहेगा नहीं 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 नहीं, ये 90% कर लो एनरिचमेंट, फिर हमको बर्बाद करना। अमेरिका डिसाइड करेगा? नहीं करेगा ना। तो इनके बीच में केवल बात होगी कि तुम्हारा ये रेजीम रहेगा कि नहीं रहेगा, पहली बात। और उससे पहले कि ये कब, ये जो गुंडागर्दी जो आपने कर रखी है, ये दहशतगर्दी यानी कि मैरीटाइम टेररिज्म, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो 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 खत्म करोगे या नहीं करोगे? उस पर कोई ट्रेड ऑफ नहीं हो सकता है। बाकी आप ये ऑयल टैंकर्स और बाकी मर्चेंट वेसल्स आप छोड़ दीजिए। ये मालूम होना चाहिए कि एज यू गो मतलब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर में, तो पर्शियन गल्फ में भाई वहां पर अमेरिकन का 5th फ्लीट है, बहरेन में उसका हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। यू मीन टू से कि वो अपने पूरे 5th फ्लीट को वहां मतलब उसको हॉस्टेज बना के रखेगा ईरान? विल दे परमिट इट? यू मीन टू से कि वहां से when these elements of 5th fleet when they want to exit they will be subject to toll tax? और ये कितनी इरिस्पॉन्सिबल बात है, और दुख की बात है कि उसको लोग दोहरा रहे हैं, और अच्छे अच्छे लोग। और कि भाई वो हिजबुल्लाह, तो सर देखा जाए जी हिजबुल्लाह ने ईरान का जीना हराम, इसराइल का जीना हराम करके रखा भाई। 3 ऑर्गेनाइजेशन, हमास, हिजबुल्लाह एंड हाउथीज, तो हिजबुल्लाह पे ही अटैक कर रहा है इस वक्त इसराइल। और वही मैं कह रहा हूं कि कि इसके लिए इसने 3 कंट्रीज को डिस्टेबलाइज, मतलब पैलेस्टीनियंस को तो डिस्टेबलाइज कर ही दिया ईरान ने, लेबनान को खत्म कर डिस्टेबलाइज कर दिया, सीरिया, it is Iran which is responsible for destabilization of Syria. ये शिया आर्क की जो बात कर रहा था ना, राइट फ्रॉम ईरान टू द मेडिटेरेनियन, उसके कारण पूरे रीजन को इसने डिस्टेबलाइज कर रखा है। और बाद में रेड सी को डिस्टेबलाइज किया, अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो ये कि भाई हम हफ्ता लेंगे, हम वो जजिया लेंगे, आपका ये कौन से इंटरनेशनल रूल्स के तहत है भाई? तो पूरी दुनिया में फिर ताइवान जो है वो ताइवान स्ट्रेट पर जजिया लगाना शुरू कर देगा, हफ्ता लेना शुरू कर देगा। सिंगापुर उधर स्ट्रेट ऑफ मलक्का में लगाएगा, फिर हमारा भी दिल करेगा तो हम भी कुछ कुछ लगाएंगे उधर मलक्का में, अंडमान से के स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस में है वो, ठीक है। तो सर ईरान ने किन तो किन कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करके रखा अपने आसपास में इन ऑर्डर टू काउंटर इसराइल एंड यूएस? सीरिया आपने बताया, लेबनान, नहीं और भी?
नहीं नहीं, वो ये कंट्रीज को तो किया ही था भाई। ये बिकॉज इट डज नॉट हैव जोग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी विथ इजराइल, तो उसको मारने के लिए ये कुत्ते तैयार किए थे इन्होंने, और नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, ये सब लगे हुए थे इतने साल से। और ये वो इनका जो कुद्स फोर्स का जो था, वो उसका यही काम था कि पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढो और उनको ये करो। इंडिया में भी ढूंढ रहे थे, पाकिस्तान में भी कैसे ऐसे कई ग्रुप्स इन्होंने खड़ा किया, जैसे सिपाही साहबा। ठीक है, तो ये तो पूरे रीजन को ही एक तरह से ये डिस्टेबलाइज। लेकिन आप देखो ना, सबसे बड़ी बात है कि एक वार्ता होने वाली है वहां पे इस्लामाबाद में, और अपनी औकात पे आ गए ये लोग, उसको सीधे दे दिया, उसको मजहबी कलर ट्वीट करके। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये एक सिविलाइजेशनल क्लैश है, जिसमें यहूदी हैं, शिया मुस्लिम्स हैं, सुन्नी मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं। तो आपको मतलब पाकिस्तान को इतना बड़ा नेता बना दिया गया, मतलब वर्ल्ड लीडर, कि वो ये मजहबों के बीच में, अब्राहमिक रिलीजन्स के बीच में जो हजारों साल में नहीं हो पाया, वो रिकंसिलिएशन करवाने चला है। ये देख लीजिए रिकंसिलिएशन। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बोले नो नो नो, प्लीज डोंट गिव इट कम्युनल कलर। अरे देखो ना क्या ट्वीट किया है, कम्युनल कलर। और ये भी क्यों लोग क्यों भूल रहे हैं कि IRGC, इसमें कहीं ईरान है? इट इज इस्लामिक, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। तो इस्लाम का प्रचार करने के लिए, नॉट ईरान। नॉट ईरान। ये भी जैसे जैसे हिजबुल्ला इज अ स्टेट विद इन अ स्टेट, उसी तरीके से IRGC इज अ स्टेट विद इन अ स्टेट। जैसे हिजबुल्ला एक कि जो मिलिट्री जो है, जो भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज स्ट्रॉन्गर देन द एक्चुअल मिलिट्री, बट इट इज नॉट द एक्चुअल मिलिट्री। उसी तरह से ईरान का है। राइट सर। आइए जी, जी। अभी सो आपने देर इज नो क्योंकि देर इज देर इज नो आपने डिफरेंस बिटवीन। जी जी। सॉरी सर, आपने शिया सुन्नी की बात की, तो मैं बता दूं, आज सुन्नी मुस्लिम पाकिस्तान की शिया मुस्लिम्स पे गोलियां चला रही है, US काउंसुलेट के बाहर। जी। नहीं, ये तो होना ही था। एंटी अमेरिकनिज्म जो आवाम है वहां पर, वो तो इट फीड्स ऑन एंटी अमेरिकनिज्म। वो दूसरी बात है, अमेरिका अगर अ, भारत के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ अगर मदद करता है तो बहुत खुश, अमेरिका बहादुर। नहीं तो ऐसे इनके कोई भी जो इनके गजवाए हिंद या दारुल इस्लाम को कोई चुनौती देने वाला होता है, उसको उसके ये खिलाफ होते हैं। सर वो देखिए, गोलियां चलाई जा रही हैं इस वक्त। जो US काउंसुलेट के बाहर खड़े हुए हैं शिया मुस्लिम। अंदर वाले घुस के अंदर लग रहा है। देख अंदर वाले घुस गए। यहाँ से थोड़ी मुजफ्फर करो, पत्थर मारो। मारो यार। शूट एट साइड चल रहा है सर यहाँ पे। देख लीजिए, तो कितना बढ़िया लोकेशन चुना है। लेकिन क्या नहीं, लोकेशन की बात नहीं है, जो परिस्थिति जियो पॉलिटिकल हालात है, उस हालात में पाकिस्तान का चुना जाना ही एकमात्र विकल्प था। उदाहरण के तौर पे आज जो मैंने पढ़ा कि इनकी जो डेलीगेशन आई है ईरान की, उसको पाकिस्तानी फाइटर्स ने स्कॉट किया है, और उसमें उसके साथ एक अवैक क्राफ्ट भी था।
तो आप समझ जाइए कि इनकी क्या हाल हो रखी है। दे किसको डोंट सर? हैव इवन जेडी वांस के, जेडी वांस के की नहीं नहीं, ये जो जो ईरानियन डेलीगेशन जो आई है उसकी। ओ माय गॉड, मतलब पर सर वहां पे तो शिया उनकी सपोर्ट में, तो क्या सुन्नी मुस्लिम्स उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो डेलीगेशन जो आई है ईरान से बातचीत के लिए, उनको उनको यूएस फाइटर एयरक्राफ्ट ने उनको स्कॉट करके लाया है विद अवैक्स। एंड व्हाई सो? मैं जानबूझ के पूछ रही हूँ, व्हाई सो? ईरान ईरान में क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है, उनको डर है कि कौन अंदर मार देगा ईरान से। तो उन्होंने एक कंडीशन डाला होगा कि आप स्कॉट करके हम लोग को ले जाएंगे, अगर कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। इनके पास है ही नहीं कुछ। ये है इनके सोवेरानिटी का हाल। ऊपर ऊपर अवैक्स उड़ा है, वो फाइटर एयरक्राफ्ट इनको स्कॉट करके लाए, और फिर इसी तरह जाएंगे वापस छोड़ने शायद, डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ द टॉक। मतलब लेकर भी आए और छोड़ कर भी आएंगे कि भैया तुम शांति से रहो। दूसरा क्या है, ये वेन्यू, आप मेरी बात मान लो, ये वेन्यू चुना गया है और इसराइल को अलग रखा गया है। इसराइल को ही नहीं अलग रखा गया है, तो जीसीसी कंट्री जो आप करें और कौन इफेक्टेड है, तो सबसे ज्यादा तो जो ये गल्फ कंट्रीज हैं उनका तो पूरा, मतलब आप समझो कि उनका जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसका लिंचपिन है यूएस। पूरी जो गल्फ कंट्रीज, और ये एक स्ट्रेटेजिक पूरी कैलकुलेशन के तहत ये अमेरिका को इन गल्फ कंट्रीज ने, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, आप तो देखते हो उसको मैप में, ये दो, मैंने बोला ना 2.7 करोड़ पॉपुलेशन, कहाँ वो इतना बड़ा देश ईरान, 9 करोड़ पॉपुलेशन, देयर इज टोटल एसिमेट्री, कौन बैलेंस करेगा उसको? किसी ने तो बैलेंस करना है भाई। उनको भी तो सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी है तभी तो ये प्रोस्पेरिटी है, तभी तो आपके और मतलब आपके, मतलब इन द सेंस कि हमारे हिंदुस्तान के लोग वहां जाते हैं और रेमिटेंसेस कमाते हैं। अगर उनके पास पॉपुलेशन बेसी होता तो आपको खाक काय को बुलाते वहां पे? और हमारे फिल्म एक्टर्स, ये और फिल्म एक्टर और बड़े बड़े जो लोग हैं वहां पर, वो बंगलोज और फ्लैट्स क्यों लेते? ठीक है ना, मिडिल ईस्ट में। सो ये पूरे आर्किटेक्चर का सवाल है। लेकिन आप विडंबना देखिए कि हमारे यहाँ के जो मुसलमान हैं, वो, उनको ये नहीं अभी मैं कहा ना कि एवरीथिंग दे सी थ्रू द हेट इंडिया प्रिज्म, हेट हिंदू प्रिज्म। उनको ये नहीं लग रहा है कि रेमिटेंसेस बंद हो जाएंगे। वो क्योंकि इनकी जो हिंदू हेटरेट है वो इतनी तीव्र है कि वो सब चीज को ऑब्सुफिकेट कर देता है। ठीक है, तो ये है, तो इसको यहाँ पे बुलाया गया है, इसको जूते मारेंगे अच्छे से, और ये सब कुछ नहीं होने वाला है, आप देखना। ये बात होर्मुज पे होगी, वो सब वो 10 पॉइंट और 15 पॉइंट की औकात नहीं है कोई प्रोग्राम वो करने की। ये होर्मुज पे बात होगी, कब खोल रहा है। अगर नहीं खोला तो ये लड़ाई जो है और घमासान होगी। जी। और सर इस बीच जेडी वांस का बयान भी आ गया ईरान को धमकाते हुए कि डोंट ट्राई एंड प्ले विद यूएस। हाँ, वो कर देखो, ये भी भाई, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट वाइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। इसका पूरा पॉलिटिकल करियर इज एट स्टेक। ये ऐसे थोड़ी कोई कोई बिना बिना कोई अचीवमेंट के वहां से चला जाएगा। और लोग ये भी ना भूले, अब इससे ज्यादा मुझसे मत बुलवाइएगा कभी, भविष्य में शायद इस पे चर्चा करूंगा। डोंट फॉरगेट कि जब इंडिया ने IWT ट्रीटी जब सस्पेंड किया, विच रिमेन सस्पेंडेड एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, जेडी वांस वाज ऑन योर सॉइल। और आज तक अमेरिका से ये नहीं आया है कि ये हमारे एजीस में ब्रोकर्ड हुआ था। फॉर वर्ल्ड बैंक रीड यूएसए, ये हमारे एजीस के अंदर ये
ब्रोकर हुआ था डील, ठीक है, 60s में। इसको रिस्टोर कीजिए, अभी तक तो नहीं आया। पहले 4 दिन जब आप सिंदूर में ठोक रहे थे तो किसी ने कुछ बोला नहीं ना। चौथे या 5वें दिन बोला कि अब बहुत ठोक लिया, अब छोड़ दो। मतलब ये अब इससे आगे क्या बात। तो दिस मैन दे आर वेरी क्लियर, इतना सिस्टमेटिकली गया है ना ये। अब देखो ना, हमास को हमास ये किए गाजा। अब क्या गाजा नाम की कोई चीज बची है मैडम? खत्म। आपका आईमैक उधर ही से होके गुजरता है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, तो उसको तो खाली हो गया अब। अच्छे मतलब एक ऑब्स्टिकल गया। देयर इज नथिंग कॉल्ड गाजा। सीरिया में आप राइट। देख रहे हो, हाँ, सीरिया को वो कर दिया। अब ये बचा है हिजबुल्ला। अब इसी पे आग लग गई इनकी। वहां से फोन आया होगा ईरानियंस को, हिजबुल्ला का, आप जा तो रहे हो, हमारे हमारे बारे में भी तो सोचो। तो उसने कहा हम्म। होगा कि नहीं, जब तक लेबनन को, अब वो हिजबुल्ला तो बोल नहीं सकते, जब तक लेबनन को नहीं लाओगे, तो बोले ठीक है, लेबनन से बात कर लेंगे, अमेरिका में हम ब्रोकर करेंगे जाके, ठीक है। तो फिर सर, हिजबुल्ला का क्या होगा? तो जी, नहीं नहीं सर, प्लीज कंप्लीट। हिजबुल्ला का क्या होगा? नहीं नहीं, हिजबुल्ला का क्या होगा, ये तो पूरा उल्टा पड़ गया। ख्वाजा आसिफ को वो अमेरिकन, सॉरी, वो शहबाज शरीफ को बोला होगा कि उसका क्या होगा। हाँ, वो तो नहीं आएगा तो सारे मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन है, तो आवाम तो वो खिलाफ हो जाएगी, वो तो पथराव करने लगेंगे। अमेरिकन एम्बेसी और किसी एम्बेसी पे। तो ख्वाजा आसिफ ने बोल दिया कि ये कैंसर है दुनिया में। तो कैंसर कैंसर तो आ नहीं सकता है ना बातचीत के लिए, फिर उधर ट्रैवल करके पाकिस्तान, ठीक है। अब वो नहीं जानता कि पाकिस्तान दुनिया के लिए कितना बड़ा कैंसर है? ये जी कहानी है। जी, काफी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं। बाय द वे, आज इंटरेस्टिंग ये है कि आज सूट में आ गए हैं मुनीर जी। वैसे तो आर्मी यूनिफॉर्म में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं आर्मी यूनिफॉर्म को कैरी करते हैं। आज अचानक से अरे भैया, ईरान की इज फौरन। इज नेक्स्ट नोबेल प्राइज कंटेंडर, ठीक है ना, नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो है अपना। लेकिन ये हमको समझना चाहिए कि दुनिया में किस तरह से अ, लोगों को खरीदा जाता है, किस तरह से अ, आसिफ मुनीर जैसे लोग तैयार किए जाते हैं, किस तरह से जियाउल हक जैसे लोग किए जाते हैं, कब से इनमें इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है। जियाउल हक में तो इन्वेस्टमेंट तब से शुरू हो गया था जबकि वो जॉर्डन में वो ही वाज कमांडिंग, वो वहां पे एज अ ब्रिगेडियर ही वाज देयर। और उनको बूचर ऑफ पैलेस्टाइन भी कहा था, वहीं से सीआईए इनको कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। और आसिम मुनीर के साथ भी यही बात है कि देख लीजिए कि क्या होता है, जी, क्या हुआ। थैंक यू। जी जी ओके सर, ओके। आप कुछ बता रहे थे क्या? नहीं, मैं कह रहा था एक आदमी से सब कुछ खत्म करवा दिया ना, बेल्ट रोड इनिशिएटिव खत्म करवा दिया, वो सारा सारा कुछ खत्म हो गया। चाइनीज को भी सॉर्ट आउट कर दिया। और अभी सबसे बड़ा, आप कह रहे थे सबसे बड़ा, तो इसमें लूजर चाइना है। ये कोविड के बाद में चाइना ने $230 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं मिडिल ईस्ट में, क्योंकि उधर तो श्रीलंका वगैरह में, वो नाइजीरिया में इसके बड़े वो लोन्स के प्रॉब्लम हो गए थे, बैड लोन्स टाइप का सिचुएशन आ गया। बोला ये सही जगह पर यहाँ पे इन्वेस्ट करो। सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में वो किया। दूसरा क्या है, उसको तेल मिल रहा था सस्ते में, वेनेजुला से भी मिल रहा था, उधर से भी मिल रहा, दोनों जगह से गया। तो वो क्यों चाहेगा? वाई शुड दे वांट कि ये दिस कॉन्फ्लिक्ट शुड कंटिन्यू? भैया, बिना एनर्जी के आपका डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस भी नहीं बन सकता।
ये जान लीजिए, डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस किसी भी कंट्री का वो इट्स एनर्जी गजलर, हम्म। तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। जी जी, थैंक यू सर फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स, वील कीप इन वॉच। बहुत कुछ डेवलपमेंट पाकिस्तान से आ रही है, अभी तो गोलियां चल गई हैं, सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये पीस टॉक पे बैठे नहीं है टेबल पे, पर इशक दर सपोज टू बी, जिन्होंने चाइना ट्रैवल किया था, इज गोइंग टू बी द, मतलब दोनों रूम्स के बीच में, होटल के 2 रूम्स ऑक्यूपाई किए हुए हैं या लॉबीज ऑक्यूपाई की हुई है, उसके बीच में इशक दर का टेबल लगा हुआ है। ये वो इधर जाएंगे, फिर इधर से इधर जाएंगे, फिर इधर की बात इधर लेकर आएंगे, मतलब विल बी क्रॉस कनेक्टिंग द पीपल। इससे अच्छा साथ में ही बैठ जाते हैं, आई मीन एक टेबल पे हम्म। इधर आप बैठ जाते हैं। वो बिचौलिए को ऐसे बंदे को बिठाया है जो बीच में चिट बदल दे, पर्ची बदल दे, पता ना चले। बट लेट्स सी अच्छा शाम तक। मैडम डोंट बी सरप्राइज कि यहाँ बैठे बैठे रिजीम चेंज हो जाए। आई वुडंट बी सर, आपने बता दिया है तो आई वुडंट बी। नहीं नहीं मैम, मैं कह रहा हूँ पॉसिबिलिटीज है, हर डायरेक्शन में देखना चाहिए, ऐसा भी होता है। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर कैन बिकम द। देखिए सुप्रीम काउंसिल जब तक थी तब तक ये लोग जो थे, ये बड़े लोग थे। स्पीकर हो गया, जो प्रेस, अच्छा पेजेश्कियां के बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं, मेनी स्टेटमेंट्स अगेंस्ट द आईआरजीसी। तो हु विल लाइक कि कोई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देश को टेक ओवर कर ले। दो इट वाज अ पार्ट, आईआरजीसी वाज अ पार्ट ऑफ दिस, द स्वॉर्ड आर्म ऑफ, क्या बोलते हैं इनका जो क्लेरिक रिजीम था, बट सडनली वो क्लेरिक रिजीम से सीधे ये आईआरजीसी का रिजीम हो गया। तो इस्लामिक रेवोल्यूशन जो था वो तो क्लेरिक्स उसको डिसाइड कर रहे थे ना, दे वर द वंस हु वर डिसाइडिंग द कंटूर्स एंड ट्रैजेक्टरी ऑफ दिस इस्लामिक रेवोल्यूशन। वो तो कह रहे हैं, वो मुज्तबा तो मदर पता नहीं मरा है कि जिंदा है, कुछ नहीं मालूम। कुछ स्टेटमेंट आता है, पता नहीं कौन ड्राफ्ट करता है, वो पढ़ देते हैं उसको। और एक लीडर जो अपने लोगों को, आवाम को फेस न कर सके और कागजों के द्वारा कम्युनिकेट करे, तो वो लीडर कैसा है? अगर वो इस हालत में नहीं है कि अपनी शक्ल लोगों के सामने दिखा दे, तो ऐसा ऐसा लीडर ना होना अच्छा है। ठीक है, तो आप देखिएगा क्या, आपको हो सकता है ये भी पता चले कि जैसे वो तालिबान का लीडर था ना, मुल्ला उमर, वो पता चला कि वो तो बहुत पहले ही ऊपर जा चुका था। ये भी, सो नोबडी नोज एक्चुअली हु इज इन चार्ज ऑफ ईरान। राइट, सो आप मतलब आप इंडिकेट कर रहे हैं सर कि while the talks are on, something can be offered on the table so that the regime change happens starting from here and the entire matter is sorted out, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे बहुत फायदा, और आईआरजीसी में बहुत ग्रुप्स बन गए हैं। regime change may be formalized here. मे बी If you फॉर्मलाइज। ask me, हाँ, वो regime change has already taken place, आपको मैं बता रहा हूँ। I'll be surprised कि ये यहाँ से हम सक्सेसफुल होके और बेलिजरेंट मूड में यहाँ से जाए और बोले चलो हम देखते हैं, हम लड़ेंगे, हम खाक तक हम, मतलब हम मुकाबला करेंगे। वो नहीं होगा। यहाँ से बहुत कुछ आपको इंडिकेशंस मिल जाएंगे इस जगह पे। राइट, बहुत सारी चीजें न्यूज में आएंगी, बहुत सारी चीजें एक्शन में नजर आएंगी, क्योंकि जो डिप्लोमेसी जी में जो बैकग्राउंड टॉक्स होती हैं वो एक्शन में ज्यादा नजर आती हैं। वर्ड्स में तो हाँ वी हैड अ कॉर्डियल मीटिंग, वो ओ आपका ह्यूज डिप्लोमेटिक। अमाउंट ऑफ, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट, ये जो बैक चैनल टॉक्स होते हैं ना, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क गोस इनटू इट। राइट राइट जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप ऑल्टरनेट मीडिया की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हेल्प और मदद करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे सपोर्ट और मदद कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर।